तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल क्लासेस में स्वागत है। तो बेटा, जिन बच्चों को भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंगल। तो बेटा, आज की क्लास में हम अपने स्टैटिक्स की बुक के कॉमन कैटनरी के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें अभी तक हम 3 टाइप कर चुके हैं। तो लास्ट टाइप मैं टाइप 4 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिसकी पहचान आपको पहले बताता हूँ, उसका सारा कंसेप्ट हम समझते हैं और उसके बेस पे आप अपनी बुक के अंदर से क्वेश्चन कर सकते हैं टाइप 4 के। तो सबसे पहले टाइप 4 के कंसेप्ट को समझते हैं। ये कोई स्पेसिफिक किसी बंदे ने नाम नहीं बनाए हैं, ये अपनों ने कैटेगरी 4 इसलिए डिवाइड कर दी जिससे आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत कम हो। तो बेटा, टाइप फर्स्ट के अंदर मैंने आपको करवाए थे जिसमें सिंपली फॉर्मूले लगाकर हम उसको सोल्व कर देते थे। टाइप सेकंड में वो जो भी कैटनरी का लोएस्ट पॉइंट होता था उस पर कुछ ना कुछ वो वेट लटकाता था। टाइप थर्ड के अंदर हमें फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई बात कह रखी होती थी। और बेटा, टाइप फोर्थ की पहचान आप देखते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए आप अपनी कॉपी में, टाइप फोर्थ। तो बेटा, बड़े ध्यान से समझना है आपको इस टाइप को, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। तो कॉमन कैटनरी, स्टैटिक्स की बुक का कॉमन कैटनरी का चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें 3 टाइप हम कर चुके हैं। थर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगा। फिलहाल हम टाइप फोर्थ पे फोकस कर रहे हैं। तो टाइप फोर्थ का पता कैसे लगेगा कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो टाइप फोर्थ से रिलेटेड है। तो बेटा, सबसे पहले टाइप फोर्थ की पहचान देखते हैं। तो बेटा, इसकी पहचान के लिए आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। या तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो आपसे क्या कहेगा, अप्रोक्सीमेशन, या फिर जो रस्सी लेते हैं उसको वो टाइटली यानी कसकर बांध देगा, टाइटली कसकर बांधना। या क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा नियरली आंसर्स, यानी नियरली वर्ड आपको दिखेगा। तो ये कुछ पहचान है जो आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा, इसकी पहचान क्या क्या मैंने आपको बताई है बेसिकली। सबसे पहले इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन वर्ड दिखेगा आपको, टाइटली वर्ड दिख सकता है, नियरली वर्ड दिख सकता है। अप्रोक्सीमेशन, टाइटली, नियरली। उसके अलावा आपको इसमें देखने को मिल सकता है बेटा कि सी की वैल्यू, सी यानी सैग, जो सैग है वो बहुत कम, सैग की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। तो इसको प्रैक्टिकली हम डायग्राम बनाकर देखते हैं कि सैग बहुत कम होने से ये टाइप 4 का क्वेश्चन किस तरीके से है। तो बेटा, टाइप 4 के क्वेश्चंस की पहचान मैंने आपको बता दी है कि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन वर्ड देखने को मिलेगा या फिर टाइटली, ऐसा नहीं है एक साथ सारे वर्ड मिलेंगे। तो बेटा, ये थोड़ी थोड़ी पहचान है, अप्रोक्सीमेशन, टाइटली, नियरली, सैग, बहुत कम, सैग की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी। अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि टाइप 4 के क्वेश्चन दिखते कैसे होंगे। अब जैसे मान लो आप लोग अपने घर के बाहर जो बिजली के खंभे होते हैं, आप लोग ध्यान से देख के आओ, जो ये बिजली के खंभे होते हैं इन पे जो तार बंदी होती है वो बांधता तो इसको कस के है, पर थोड़ा सा वो झूल जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा झूलती है। आपके जो पोल होते हैं, खंभे होते हैं गलियों में लगे हुए, उन पे जो बिजली की तारें होती है बेटा, वो इस तरीके से ना होकर बिल्कुल थोड़ी सी झूली होती है, बिल्कुल थोड़ी सी। ये भी मैंने ज़्यादा ही बनाई है। आप घर के बाहर जाकर देखो कि जो खंभे के ऊपर रस्सी लटकी हुई हैं वो तारें जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही झूली होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। जैसे मैं इसकी पोजीशन बनाऊँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और वो इतनी स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी झूली होती है। अब अगर थोड़ा सा ही झोल है, इसका मतलब ये सैग बहुत कम है। मैंने भी यही लिखा है, सैग बहुत कम होना चाहिए। अब सैग बहुत कम है तो सोचो, अगर ये झुकाव बहुत कम है, सैग हमने इस चीज़ को बोला था, याद है आपको कैटनरी में। तो ये चीज़ अगर बहुत कम है, सोचो अगर ये चीज़ बहुत कम है तो ये रस्सी और ये रस्सी लगभग बराबर है, ये रस्सी और ये रस्सी लगभग बराबर है। अब मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इसको ए नाम देते हैं तो एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। इसका नाम वैसे अपने इतने दिनों से डी रख रहे थे, इसका नाम बी रख रहे थे, इस लोअर पॉइंट का नाम हम सी रख रहे थे। तो बेटा मान लो, और ये मान लो ये ज़मीन जो है वो हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस होगी। बड़े ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। तो बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। मैं कंसेप्ट क्या ले रहा हूँ, ये मान लो पोल है। रियल लाइफ में तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूँ कि टाइप 4 का क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। तो बेटा, ये 2 पोल है, इनके ऊपर तार जो है वो हमने तो कोशिश की थी इसको स्ट्रेट बांधने की, पर वो स्ट्रेट ना बांधकर बिल्कुल थोड़ी सी झूलती है। ये बहुत ज़्यादा मैंने है, ये बिल्कुल ही इस तरीके से ही झूली हुई है। अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब सैग की वैल्यू बहुत कम है। तो अंदाजे से पता लग गया ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, क्योंकि सैग की वैल्यू कम दिख रही है। अच्छा, अब सैग कम होने का मतलब ये वाली जो रस्सी आपको लटकती हुई दिख रही है ये लगभग इसके बराबर ही है।
तो अगर ये रस्सी लगभग इसके बराबर है, तो अगर मैं इस इतनी डिस्टेंस की बात करूं तो बेटा आपको पता है कैटनरी सिमेट्रिक होती है, जितनी इस तरफ है उतनी इस तरफ है। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है तो ये डिस्टेंस x है, y एक्सिस से ये कितनी दूर है, x दूरी पे। ऐसे ही बाय सिमेट्री ये भी x है। अब सोचो अगर ये वाली चीज़ लगभग इसके बराबर है तो बेटा C पॉइंट लगभग यहाँ है। भाई अगर ये वाली रस्सी डायग्राम में दिख रही होगी आपको कि ये लेंथ तो थोड़ी सी बड़ी है, पर सोचो अगर ये लगभग इसके बराबर है तो ये लगभग इसके बराबर ही है, तो ये इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दो। तो बेटा C पॉइंट के कोऑर्डिनेट में जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेम ही होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ ये C पॉइंट एज अ D पॉइंट है, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो बेटा उसके y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, और y कोऑर्डिनेट लगभग यही वाला होगा, क्योंकि ये D पॉइंट भी इसी हाइट पे है जितने हाइट पे A है। तो बेटा D के कोऑर्डिनेट की अगर बात करूँ तो D के कोऑर्डिनेट है 0, y। तो C पॉइंट भी अगर यही है, C पॉइंट भी लगभग अगर यही है तो बेटा उसके कोऑर्डिनेट भी 0, y आप कह सकते हो। हालांकि आप कहोगे सर C पॉइंट तो नीचे है तो इसका y कोऑर्डिनेट D के बराबर तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर हम मान रहे हैं कि ये बहुत कम झुली हुई है, इसका मतलब ये वाली चीज़ लगभग इसके बराबर ही है, लगभग, अप्रोक्सीमेशन, ये सब पहचान बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो हम कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं कि ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगभग D के बराबर ही होंगे, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। अच्छा अगर मान लो ये डिस्टेंस तुम C मानते हो तो फिलहाल C के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, c, और अगर इसके बराबर रख देते हो तो y और c एक्चुअल में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि C पॉइंट अगर तुम D के ऊपर ही मान लेते हो, क्योंकि ये और ये अगर लगभग बराबर है तो बेटा C पॉइंट अगर D के ऊपर ही मान लेते हो तो उस केस में आप कह सकते हो कि y किसके बराबर है, C के। फिलहाल y की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दिख रही है और C की वैल्यू थोड़ी सी कम है, पर अगर अपने इस पॉइंट को यहीं मान लें तो बेटा उस केस में y और C आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये बात आपको टाइप 4 के क्वेश्चंस में ध्यान रखनी है, किसी क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ सकता है। कि C के कोऑर्डिनेट की अगर बात करूँ तो वो मैं ले सकता हूँ 0, y। C के कोऑर्डिनेट 0, वैसे तो C हैं पर 0, y भी ले सकते हो, क्योंकि अगर ये लेंथ लगभग बराबर है तो इसका मतलब C पॉइंट इसी को एज्यूम कर सकते हैं। दूसरा बेटा एक चीज़ और ध्यान से सुनना, अगर समझो अगर ये रस्सी बहुत कम झुली हुई है तो बेटा अपने कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस लगभग इसके बराबर है, तो इस डिस्टेंस का नाम फिलहाल x है, और मान लेता हूँ मैं इस चाप की लंबाई s है, तो s लगभग बराबर क्या है, x, s लगभग बराबर क्या है, x। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन मानते हैं हम, ओरिजिन से C पॉइंट की जो दूरी है C वो तो बहुत ज़्यादा है, और बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो सैग है वो बहुत कम है, या फिर ये चीज़ बहुत कम है। तो एक कंक्लूजन और निकाल रहे हैं एज अ नोट टाइप 4 के क्वेश्चंस के लिए। तो टाइप 4 के लिए आप क्या ध्यान रखोगे कि आपके पास सैग तो ये वाला है, आपके पास ओरिजिन से C पॉइंट की जो भी दूरी है वो बहुत बड़ी है, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि ये डिस्टेंस जो है x वो कंपैरेटिवली इस डिस्टेंस से बहुत कम है, यानी x इज़ वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस ऑफ C पॉइंट नहीं लिखा मैंने, ये छोटा c है, ऐसे बड़ा बन गया, पर एज ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये C जो है वो ज़्यादा है, x जो है वो कम है। तो ये भी टाइप 4 के क्वेश्चंस हैं। अच्छा यहाँ से आप एक रिजल्ट निकालो, अगर इस C को इधर अपोन में लेकर जाएं तो x अपॉन C इज़ लेस देन 1। इसका मतलब x अपॉन C की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी है। तो सोचो अगर ये पूरा डिजिट 1 से बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर, इसका क्यूब लगभग 0 हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। भाई सोचो x/c का मान 1 से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटे का मतलब समझ लो 0.000002, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा पॉइंट और बार 0 आ जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इनकी हाइयर टर्म्स को नेगलेक्ट करना पड़े तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला है कि हम फिर x/c की पावर 2 क्यूब इन हाइयर टर्म्स को जब हमें नेगलेक्ट करने की ज़रूरत होगी हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हाइयर टर्म्स यानी इनके स्क्वायर क्यूब और छोटे हो जाएंगे, तो उन वैल्यूज़ को हम चाहें तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो अच्छी बात क्या है बेटा, टाइप 4 के अगर क्वेश्चन की पहचान हमें दिख गई और पता लग गया पेपर में जो क्वेश्चन है वो टाइप 4 का है, तो बेटा टाइप 4 के क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो 2 ही होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि कोई और यूज़ नहीं हो सकते, आपको मैंने 9 फॉर्मूले लिखवाए थे, उन 9 में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, पर टाइप 4 के क्वेश्चनों में ज़्यादातर
आपके क्वेश्चंस जो हैं वो 2 ही फॉर्मूलों से हो जाते हैं। वो 2 फॉर्मूले कौन से लेने हैं उनकी पहचान बताता हूँ। बेटा यहाँ पर एक टर्म बनी है एक्स अपॉन सी, और आप याद करो जो मैंने आपको 9 फार्मूलाज लिखवाए हैं उनमें से सिर्फ 2 ही फार्मूलाज हैं जिनमें एक्स अपॉन सी जैसी टर्म आती थी। मैं आपको याद करवाता हूँ। बेटा एक फार्मूला हमने लिखा था y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी थी, x और y में है ना, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी थी। इसमें x अपॉन सी आ रहा है, यानी टाइप 4 के क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। उसके अलावा सुने आप, तो बेटा एक फॉर्मूला था आपके पास s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, तो इसमें भी x अपॉन सी आ रहा है। इसका मतलब इन क्वेश्चंस टाइप 4 को करने के लिए मैं ज़्यादातर इन 2 फॉर्मूलों का यूज़ करूँगा। वैसे तो इन 2 से ही हो जाते हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा आपको कि इनके अलावा कोई और लगाने नहीं पड़ सकते। हो सकता है लगाने पड़ जाएँ, पर आपको ध्यान रखना है मेनली आपको ये 2 फॉर्मूले लगाने हैं। अब इन फॉर्मूलों को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि टाइप 4 के क्वेश्चनों में हमें गिवन है कि x अपॉन सी की वैल्यू बहुत 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 छोटी है x से, तो इनके स्क्वायर क्यूब तो और छोटे हो जाएंगे। तो जिन फॉर्मूलों में हमें जरूरत नहीं होगी उनमें हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो बेटा इन फॉर्मूलों को थोड़ा और सही बनाते हैं, तो उसके लिए पहले आप 2 एक्सपेंशन याद करो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेटा सबसे पहले मैं आपको याद करवाता हूँ साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन। तो बेटा इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो बेटा सारी प्लस में आती है, हाइपरबोलिक में सारी प्लस में आती है। जब हाइपरबोलिक नहीं होता तब ये अल्टरनेट चलती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल अपने को तो हाइपरबोलिक वाला ही चाहिए, तो अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए। अच्छा, कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कुल मिलाकर साइन में ओड पावर चल रही है 1 3 5, और जो कोस हाइपरबोलिक एक्स है उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर आगे एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, यानी इवन पावर चलेंगी। तो बेटा कुल मिलाकर हाइयर टर्म्स हमें नेगलेक्ट करनी है, तो हम कम से कम फॉर्मूलों में 2 वैल्यूज़ तो लेंगे। हालांकि ये एक्स की क्यूब अपॉन 3 है जो कि हाइयर है, तो आपने इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर आंसर जो भी पेपर में अपने को क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें कम से कम 2 डिजिट तक से ही आंसर आएंगे। इसलिए आपको इन एक्सपेंशंस की 2 टर्म्स याद रखनी है। बाकी टर्म एज आप नेगलेक्ट कर दोगे, तो बाकी टर्म चाहिए याद रखो ना रखो वो आपकी इच्छा है। 2 टर्म तो लिखेंगे हम। तो बेटा मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x नहीं है, x अपॉन सी है। तो बेटा यहाँ पर x की जगह x अपॉन सी आएगा। तो कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, तो स्टार्टिंग में तो 1 ही लिखना है, तो मैं इस पर एक्सपेंशन लगा रहा हूँ ये वाला। तो सबसे पहले तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और 2 टर्म लिखनी है। तो एक टर्म तो ये हो गई, एक टर्म ये लिखूंगा। अगर x है तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, पर x की जगह है x अपॉन सी, तो यहाँ भी x अपॉन सी। तो बेटा x अपॉन सी की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। आगे वाली टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, एज अ हाइयर टर्म्स को आप नेगलेक्ट कर दोगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो मैं तो कहूँगा ये फॉर्मूला यूँ बना ही लेना हर बार। हालांकि अगर आप चाहो तो जो सिंप्लीफाई होकर बनेगा, अगर वो डायरेक्ट याद रख सकते हो तो पेपर वाले दिन डायरेक्ट वो भी भुला सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगा आप फॉर्मूला बना लो। टाइम तो कुछ लगना नहीं है बेटा, सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सी। अच्छा इधर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, बेटा एक सी से एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और सी स्क्वायर आपस में कट कटाकर नीचे एक सी बचेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा अपने पास y का c प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c प्लस एंड सो ऑन। 2 टर्म कम से कम लिखनी है। अब इधर आ जाओ बेटा, s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ पर x ना होकर x अपॉन सी है, तो यहाँ पर भी x अपॉन सी, यहाँ भी x अपॉन सी। तो फॉर्मूला x अपॉन सी, x अपॉन सी की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 लगा दिया मैंने एक्सपेंशन। 2 ही टर्म लेनी है, ज़्यादा लेनी नहीं है आपको। हालांकि आप कहोगे सर ये तो क्यूब है, छोड़ दो, आपने लिखा था, बिल्कुल लिखा है बेटा, पर आंसर जो अपने को दिए हुए हैं उनके लिए अपने को 2 टर्म्स कम से कम लेनी होंगी। s बराबर, अब c का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा x, एक c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये c जब यहाँ जाएगा तो c क्यूब और एक c कैंसिल आउट होकर नीचे c स्क्वायर बचेगा, ऊपर x क्यूब, 3 फैक्टोरियल होता है 6, और c क्यूब कटकर बचेगा c स्क्वायर। तो बेटा आप चाहो तो ये 2 फॉर्मूले डायरेक्ट याद रख लो, नहीं तो आप ऐसे बना कर देख लेना। फिलहाल मैंने आज की क्लास में आपको ये डिराइव करने सिखा दिए हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें पहचान है टाइप 4 के क्वेश्चंस की। अब आपको टाइप 4 का एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ जिससे आपकी एक बार समझ बन जाए, फिर कल हम टाइप 4 को कंप्लीट कर देंगे। तो छोटा सा टाइप है, पेपर में इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट। तो बेटा सभी बच्चे जो भी आपके पास बुक हैं, तो बेटा मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 3rd C का कॉमन कैटनरी का चैप्टर चल रहा है।
थर्ड सी का आप क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। ये हिंदी मीडियम वाली बुक है, मतलब इसमें लैंग्वेज दोनों लिखी हुई हैं। तो जो भी बुक, जिन बच्चों के पास दोनों लैंग्वेज वाली बुक है वो क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड सी का, और जिन बच्चों के पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम है बेटा वो थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही, थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो जिनके पास प्योरली इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं उनको थर्ड बी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है, वो बिल्कुल एज इट इज़ यही वाला है। तो बेटा हम समझते हैं। तो सबसे पहले बुक के अंदर इस क्वेश्चन की वर्डिंग को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं और पता लगाते हैं कि टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। अ हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग 155 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड, यानी बेटा जो रस्सी ली है हमने उसकी लंबाई जो है वो 155 मीटर है। फिर सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में उनको रस्सी को बांध दिया गया है जिसकी लेंथ 155 मीटर है, और 150 मीटर अपार्ट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटा सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ए और बी पॉइंट जो है वो सेम लेवल पे है, और ए और बी अपने आप में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 150 मीटर। इसका मतलब आपको स्पैन की वैल्यू दे दी। अब आपको स्पैन समझाया हुआ है मैंने, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़कर खुद समझ आनी चाहिए इतनी बात। आगे क्या कह रहा है, कहता है शो दैट द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। बेटा आपको पता है कॉमन कैटनरी का जो लोएस्ट पॉइंट है उसका नाम हम नॉर्मली सी रखते हैं। तो बेटा वो कह रहा है कि लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली, देखो अप्रोक्सीमेटली वर्ड आ गया। हालांकि एक पहचान और बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर जो टाइप 4 को बता रही है, आप अपनी बुक में अंडरलाइन करोगे। अप्रोक्सीमेटली आ गया, इसका मतलब पता लग गया टाइप 4 का क्वेश्चन है। और अगर इस वर्ड को ना भी देता तो भी मैं पता लगा लेता कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ, पहले पूरी लाइन पढ़ लो। कहता है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो भी टेंशन होएगी वो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग बराबर होगी, किसके इक्वल होगी, 1.08 टाइम्स द वेट ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी रस्सी का टोटल भार होगा उसके 1.08 टाइम्स मतलब 1.08 गुना होएगी लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू। तो बेटा कुल मिलाकर हमें इस क्वेश्चन में लोएस्ट पॉइंट सी के ऊपर टेंशन की वैल्यू लेकर आनी है 1.08 इंटू वेट ऑफ स्ट्रिंग। वेट ऑफ स्ट्रिंग जो भी होगा, मान लो कि वेट ऑफ स्ट्रिंग हम कैपिटल डब्ल्यू मान रहे हैं, तो बेटा आंसर हमें लेकर आना है 1.08 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो ये हमें लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर अगर ये वर्ड ना दिया होता तो हमें कैसे पता लगता है ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, अपने को रस्सी की लंबाई दी हुई है 155 मीटर और ए और बी पॉइंट लगभग अपने आप से कितनी दूरी पर है, 150 मीटर। अब आपको पता है स्पैन का मतलब होता है ए बी डिस्टेंस, जो हमें 150 दी हुई है उसका हाफ करेंगे तो लगभग 75, और 155 हमें स्ट्रिंग की लंबाई दी हुई है और उसका हाफ करेंगे तो 77.5। तो बेटा आपको पता है कि 75 और 77.5 लगभग पास पास वाली वैल्यू है। और मैंने आपको अभी अभी कंसेप्ट समझाया है कि अगर आपके x की वैल्यू और ये नीचे जो चाप होता है उसकी वैल्यू लगभग बराबर है, लगभग बराबर, एग्जैक्टली बराबर नहीं देगा पर अगर लगभग बराबर है तो वो टाइप 4 का क्वेश्चन है। अभी डायग्राम बनाता हूँ और बात क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं बेटा हमें क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है। तो क्वेश्चन की रीडिंग आपने एक बार लगा ली है, अब मैं इसको समझाता हूँ। PDF में आपको सेंड कर चुका हूँ, प्रॉपर उसमें लिखा हुआ है, पर मैं एज आपको समझा रहा हूँ, तब भी आप खुद से लिख सकते हैं। तो बेटा एक बार हम सारी बातें समझ लेते हैं क्या गिवन है हमें। तो बेटा सबसे पहले मैंने सेम लेवल पे 2 पॉइंट लिए जिनके नाम उसने लिखे हुए हैं ए और बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा ए और बी वो उसने बोला कितनी दूरी पे है टोटल, 150 मीटर। अगर ये टोटल डिस्टेंस 150 मीटर है तो बेटा बाय सिमेट्री ये हाफ और ये हाफ, यानी अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर, ये भी 75 सेंटीमीटर, देख लेना सेंटीमीटर या मीटर, मीटर है ठीक है। तो टोटल ये ए और बी आपस में कितनी दूरी पर है, 150 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा उसके अलावा वो कह रहा है ए और बी के ऊपर जो रस्सी बांधी गई है वो 155 सेंटीमीटर लंबी है। अब अगर 155 मीटर लंबी है तो बेटा बनाना छोटा सा ही, क्योंकि ये बहुत ही कम झोल है। अब 155 है तो ये 77.5 और ये भी 77.5, और आप कह सकते हो देखो ये 75 है ये 77.5, ऐसे तो देखो 2.5 का फर्क है, पर अगर अपने इन डिजिट्स में देखें तो लगभग बराबर ही है ये। तो 75 और 70.5 आपको लगभग बराबर कह सकते हो। और मैंने भी यही कहा था कि टाइप 4 के क्वेश्चनों में इन चीज़ों की वैल्यू लगभग बराबर होती है। तो ये बेटा ये पता लग गया कि टाइप 4 का क्वेश्चन है। अच्छा अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन अगर हम इस पॉइंट का नाम सी रखें तो बेटा ये वाले चाप की लंबाई को हम नाम देते आ रहे हैं आज तक एस, आपको मैं बता चुका हूँ ये बातें। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y मानते हो तो ये 75 किसकी वैल्यू है, x की, आपको बता रखी हैं सारी बातें। अच्छा ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया,
अच्छा, इस डिस्टेंस का नाम एक बार स्मॉल सी रख देते हैं। क्वेश्चन के अंदर पता नहीं इसके बारे में क्या कुछ कहा हुआ है या नहीं क्या हुआ है, वो देखते हैं। अच्छा, अगर ये वाई कोऑर्डिनेट मानना है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, वाई। फिलहाल इसकी मैंने कोई वैल्यू माननी नहीं हुई क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं सैग के बारे में, तो हम इसको दिखाते भी नहीं। तो बेटा ये कुल मिलाकर डायग्राम तो बन गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, सी पॉइंट पर टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पर। ये सी क्या चीज़ होती है बेटा, लोएस्ट पॉइंट। और क्वेश्चन में बोला गया है लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है, तो टू प्रूव लिखते हैं कि प्रूव क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन। मैं उसको टीसी से डिनोट कर देता हूँ कि सी पॉइंट जो कि लोएस्ट पॉइंट है उस पर टेंशन की वैल्यू कितनी लेकर आनी है। वो कह रहा है 1.08 वेट ऑफ स्ट्रिंग, वेट ऑफ स्ट्रिंग। ये आंसर में प्रूव करना है हमें कि जो सी पॉइंट लोअर पॉइंट है उस पर जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए 1.08 टाइम्स वेट ऑफ स्ट्रिंग। अब सबसे पहले हम वेट ऑफ स्ट्रिंग ही निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आएगी। तो सबसे पहले बेटा मैं वेट ऑफ स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ। अब वेट ऑफ स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, जैसे हमेशा हम लिखते हैं, लेट वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू लिखा है मैंने। तो बेटा इकाई लंबाई का भार कितना मान लिया, स्मॉल डब्ल्यू। तो मुझे सोच के बताओ रस्सी की टोटल लंबाई कितनी है, क्योंकि रस्सी की लंबाई की बात कर रहा है, ये रस्सी का भार कह रहा है, और रस्सी की टोटल लंबाई हमें दे रखी है 155 सेंटीमीटर, 155 मीटर। तो हम कहेंगे देन वेट ऑफ स्ट्रिंग जिसकी टोटल लेंथ है बेटा 155 मीटर। तो टोटल कितना हो गया वेट, 155 स्मॉल डब्ल्यू। जैसे कि अगर इकाई लंबाई का भार स्मॉल डब्ल्यू है तो दो लंबाई का भार 2W, तो 155 लंबाई का भार 155W। तो बेटा ये हमारा वेट ऑफ स्ट्रिंग आ गया, यानी वेट ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई 155W। अच्छा, इतना बड़ा लिखेंगे उससे बढ़िया इसका एक नाम रख देता हूँ, कैपिटल W। इसका नाम मैंने खुद रखा है कैपिटल W। तो अब आंसर के अकॉर्डिंग हमें प्रूव क्या करना है, आंसर के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है सी पॉइंट यानी लोअर पॉइंट पे जो टेंशन है वो 1.08 टाइम्स है वेट ऑफ स्ट्रिंग, और वेट ऑफ स्ट्रिंग का मान मैंने क्या माना है, कैपिटल W। तो बेटा मेरे को ये आंसर लेकर आना है कुल मिलाकर। अच्छा, कैपिटल W की वैल्यू चाहो तो रख दो 155W, रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल मेरे को ये आंसर निकालना है, क्या आंसर निकालना है कि जो रस्सी का टोटल वेट है जिसका नाम हमने कैपिटल W रखा है उसका 1.08 टाइम्स अगर कर दें तो वो लोअर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू होगी। तो बेटा टीसी का मान हमें पर्टिकुलर ये लेकर आना है। अब ये लेकर आना है तो मैं देखता हूँ कि इस चीज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब सोचो इस पूरे डायग्राम में गिवन क्या है, उसी से पता लगेगा कि फॉर्मूला ये वाला बुलाना है, ये वाला बुलाना है या दोनों बुलाने हैं। तो देखते हैं बेटा, ये अकॉर्डिंग टू हमारे लिए s की वैल्यू गिवन है इतनी, और ये वैल्यू गिवन है x की। तो बेटा ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले को लगाते हो तो y चाहिए और x चाहिए, c तो चाहिए ही चाहिए, c तो इसमें भी चाहिए इसमें भी चाहिए, पर इसमें मेनली y और x चाहिए। x तो है तो y निकल जाएगा यहाँ से, पर c भी अननोन है, तो यहाँ पर तो तीन चीज़ें अननोन है। और इस वाले में बात करें तो s भी गिवन है, x भी गिवन है, तो c निकल जाएगा। तो बेटा आपको मैंने ये फॉर्मूला सोल्व करके यहाँ तक दिखाई दी है, आप पेपर वाले दिन ये पूरा इतना सोल्व करके दिखा देना। मैं फिलहाल ये फॉर्मूला बुला रहा हूँ, पहचान मैंने बता दी कि मैं ये फॉर्मूला ही क्यों बुला रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में y से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को बुलाएंगे। तो मैं लिखता हूँ वी नो दैट, आप पेपर में बिल्कुल इसको सोल्व कर देना। मैं एक बार आपके लिए ऐसे हिंट लिख देता हूँ कि पहले आप ये फॉर्मूला बुलाना, फिर इसको बनाने का स्टाइल मैंने बताया था, साइन हाइपरबोलिक का सी का 2 टर्म कम से कम एक्सपेंशन में लिखना, फिर इस सी का अंदर मल्टीप्लाई करना। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया था, मैं फॉर्मूला सीधा लिख रहा हूँ, x + x³ / 6c²। ये आफ्टर सोल्व आ जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं, साइड में मेंशन करते हैं। s का मान हमारे अकॉर्डिंग 77.5 है। अच्छा, पूरा मैंने PDF अच्छे से दिया हुआ है, तो ये सब लैंग्वेज जो है वो उसमें लिखी हुई है, मैं एज अ समझाने के हिसाब से समझा रहा हूँ, जो आपको शायद समझ आ भी रहा होगा। तो बेटा s का मान 77.5 दे रखा है। x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 75 मीटर, सारा कुछ मीटर में है, मैं बारी बारी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ तो उसको मत समझना, रख दो वैल्यू। s का मान है बेटा 77.5, x का मान है 75, x का मान है 75, c हमारा निकालना है हमें। 75 को उधर भेज दो तो 70.5 - 75, 75 की क्यूब का मतलब 75 3 बार, नीचे 6c²। बेटा ये माइनस का साइन है, 77.5 में से 75 जाएंगे तो ये लगभग बचेगा 2.5, 6 को उधर भेज दो, 75 तीनों जो हैं वो नीचे चले गए, ये 6 था बेटा, बराबर में 1/c²।
तो बेटा हमें तो सी स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर को इधर, बाकी सब उधर भेज दो। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू 75 इंटू 75, 2.5 इंटू 6। थोड़ा सॉल्व कर दो। तो ये आ गया बेटा बेसिकली 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, उसके अलावा 3 2 जा 6, 25, और ये 5 कैंसिल आउट हो गया था क्या? नहीं, इसको नहीं किया था हमने, तो ये 5 भी जाएगा, 5 आ जाएगा। थोड़ा देख लेना बेटा, कैलकुलेशन की तो कोई खास बात नहीं है। अब हम c की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो बेटा 75 इंटू 75 दो बार है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार ही, और 5 के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। अब देखो रूट 5 की वैल्यू आपको लगभग पता है, रूट 5 कितना होता है? 2 के रूट से 4 के रूट से ज़्यादा है और 9 के रूट से कम है। तो इसकी वैल्यू लगभग अगर हम कहें तो 2 पॉइंट कुछ होगी। तो बेटा 75 को 2 पॉइंट कुछ से करेंगे तो लगभग ये 155 के करीब आ जाएगा। वो करके देख लेना जो भी आएगा इसका आंसर। ये लगभग सी का मान अपनों ने निकाल लिया। अब ये बात समझना है, ये सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो लोअर पॉइंट सी के ऊपर टेंशन निकालनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, हम लिखेंगे टेंशन एट लोअर पॉइंट सी, यही वैल्यू निकालनी है हमें लोअर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू। तो बेटा लोअर पॉइंट पे टेंशन को वैसे तो T0 से डिनोट करते हैं, आप चाहो तो TC से डिनोट कर लो। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है वर्ल्ड कप, मैं साइड में रीज़न देता हूँ। T0 से ही डिनोट करते थे आज तक, स्मॉल w इंटू सी। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, TC बराबर स्मॉल w एक बार पढ़ा रहने तो उसकी वैल्यू देखते हैं कहाँ से रखेंगे। और C का मान मैंने निकाल लिया है 75 इंटू रूट 5। ये मैंने किसकी वैल्यू रख दी? C की। पर आंसर मुझे इस TC का मान निकालना है 1.08 इंटू कैपिटल W। मैं बता चुका हूँ आपको कि आंसर हमें ये लेकर आना है। और कैपिटल W क्या है? वेट ऑफ स्ट्रिंग। तो बेटा कैपिटल W हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में स्मॉल w आ रहा है, तो स्मॉल w की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो वो आएगी लगभग कैपिटल W अपॉन 155। तो बेटा स्मॉल w की वैल्यू आ गई कैपिटल W अपॉन 155, वो आप यहाँ पर रख दो। कैपिटल W अपॉन 155, यहाँ पर चल रहा है 75 इंटू रूट 5। बेटा ये चीज़ को लगभग सोल्व करोगे, ये वाला मैथमेटिक्स तुम खुद सोल्व करके देखना, ये लगभग आएगा, ये दोनों चीज़ें सोल्व होकर बनेगी 1.08। लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर ही मांगा है, हो सकता है 1.09 आए, 1.008 आए, तो उसको लगभग ये मान लोगे। और इंटू चल रहा है कैपिटल W, और कैपिटल W का मतलब हमने क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ स्ट्रिंग। अब आप अपना पूरा क्वेश्चन रीड अच्छे से करो, आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ आएगी। तो लोअर पॉइंट पे टेंशन का मान लेकर आना था वेट ऑफ स्ट्रिंग का 1.08 टाइम्स का मतलब उतना मल्टीप्लाई, तो वेट ऑफ स्ट्रिंग का इतना गुना लोअर पॉइंट पे टेंशन का मान आना चाहिए, वो हम ले आए। तो बेटा आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आपका बस आज का टास्क सिर्फ इतना है कि आपको टाइप 4 की जो मैंने पहचान बताई है, जो ये रिलेशन बताया है, और इस रिलेशन के बेस पे ये दो फॉर्मूले ही ज़्यादातर लगेंगे क्वेश्चनों में टाइप 4 के। और फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ये कौन से नंबरिंग पे है वो आपको बता दिया है। तो इतना ही करेंगे आज की वीडियो में, 1 से 2 वीडियोज़ और आएंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।